सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर फिजा खान और मैं हूं पाकिस्तान। पीटीआई लीडर की रिहाई के लिए असम्बली नहीं चलने दे रहे, मुख्तलिफ गिरोह अपने मुफाद के लिए मुल्क नहीं चलने दे रहे। जायज़ नाजायज़ मुतालिबात के लिए रियासत को यरगमाल बनाने का चलन आखिर कब तक चलेगा? देर आए दुरुस्त आए, कारोबार नहीं अवाम की खिदमत, हुकूमत की अवलिन तरजीह। वज़ीर आज़म का तमाम सरकारी इदारों की निजकारी का फैसला और नॉन फाइलर्स को फिर रिलीफ मिल गया। हाई कोर्ट ने मोबाइल सिम्स बंद करने से रोक दिया। प्रोग्राम का मैं आगाज करूंगी आज की पहली बड़ी बात। उर्दू का एक मुहावरा है, आप सबने सुना होगा कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। इस मुहावरे पर हम पाकिस्तानियों का यकीन ईमान की हद तक पुख्ता हो गया है। इसीलिए तो मुआशरे में जिसे देखें हाथ में आप देखने के बाकायदा लाठी पकड़े नजर आता है, चाहे वो मजहबी रहनुमा हो या फिर सियासी रहबर हो। हर कोई लाठी के जोर पर अपनी बात मनवाना चाहता है, चाहे फिर वो शोला बयानी से हो या फिर हकीकत में आतिशफशानी यानी धरना, एहतजाज, जलाओ घिराव करके हो। अच्छा, इसकी ताज़ा तरीन एग्जाम्पल मिसाल आज़ाद कश्मीर में होने वाले एहतजाज की सूरत में सामने आई। अच्छा, मुझे एक बात समझ नहीं आती कि जब मुतालिबा तस्लीम कर लिए गए तो फिर एहतजाज, जलाओ घिराओ, इंतशार की क्या तुक बनती है? आफरीन है आज़ाद कश्मीर हुकूमत पर भी, जिसने मामले की जो नज़ाकत है उसको समझा ही नहीं सही वक्त पर। इन फसादात में एक पुलिस अफसर की शहादत हुई, कई अहलकार जख्मी हुए, एहतजाजियों की हलाकतों की भी खबरें हैं। और जब पानी सर से गुजरा तो फिर मुज़ाकरात की संजीदा कोशिशें तब जाके शुरू हुई और बकौल वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अस्करी क़यादत की कोशिशों से मामला हल करने में मदद मिली। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, वो सवाल ये है कि बतौर कौम हम किस तरफ चल पड़े हैं। मैं इस चीज़ से इनकार नहीं कर रही कि एहतजाज से लोगों को रोकना चाहिए। जहाँ तक बात है एहतजाज की, मुतालिबात की, तो मुतालिबात तो जायज़ मुतालिबात पेश करना हर किसी का बुनियादी हक है। एहतजाज करने का हक भी पाकिस्तानियों को आइन देता है। लेकिन मुतालिबात को ज़बरदस्ती मनवाने और पुरअमन एहतजाज के बजाय फसाद, इंतशार फैलाने, ज़बरदस्ती लोगों के कारोबार, दुकानें, रास्ते, सड़कें बंद करने का हक किसी को भी हासिल नहीं है। ये सही नहीं है। चाहे वो फिर सरकारी मुलाजिम हो, आम शहरी हो या फिर सियासी कारकुन हो, पूरी दुनिया में किसी को यह हक इख्तियार नहीं दिया जाता कि अपने मुतालिबात को मनवाने के लिए कानून को अपने हाथ में ले लिया जाए। और मुझे अब तक ये बात समझ नहीं आ रही कि आखिर वो कौन लोग थे जिन्होंने आज़ाद कश्मीर जैसे पुरअमन इलाके के अमन पसंद, अपने काम से काम रखने वाले, पाकिस्तान से दिलो जान से मोहब्बत करने वालों को फसाद पर उकसाया। ये आज़ाद कश्मीर हुकूमत की भी नाअहली है, जिसने एक तो ये जो फसादात है उस हवाले से वक्त पर इकदाम नहीं किए, और अब ये जो मुजाहिरीन उनको इकट्ठा करने के लिए जो उकसाने वाले हैं उन्हीं से मुज़ाकरात कर रहे हैं। ये इसमें कोई शक नहीं है। ये जो आज़ाद कश्मीर के रहने वाले हैं, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि मुहब्बे वतन है, बहुत ज़्यादा पुरअमन हैं, बाशऊर हैं, लेकिन जिन शरपसंदों ने लोगों को उकसाया, पुलिस अफसर को शहीद किया, अहलकारों पर खुलकर तशद्दुद किया, सरकारी और निजी इमलाक को नुकसान पहुंचाया, उनके खिलाफ तो सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्हें तो निशाने इबरत बनाना चाहिए ताकि आइंदा किसी को इस बात की जुर्रत ना हो, हिम्मत ना हो कि दोबारा ऐसे करे। लेकिन क्या करें, लगता है कि ये तो अब हमारा कौमी अलमिया बन चुका है। मैं बड़े अफसोस के साथ कह रही हूँ ये बात, कौमी अलमिया हमारे बन चुका है कि आप अपनी जायज़ नाजायज़ मुतालिबात मनवाने के लिए जितना ज़्यादा शोर मचाएंगे, जितना रोला तुसी पाओगे, उतना ज़्यादा फसाद आप फैलाएंगे, शरपसंदी आप करेंगे, जिलाओ घुराव करेंगे, उतना ही आपकी बात जल्द सुनी जाएगी। और बदकिस्मती से कह लें कि ये ट्रेंड उन लोगों ने शुरू किया है जो खुद को इनकलाबी कहते हैं, तब्दीली की बातें करते हैं। ये खाली इल्ज़ाम नहीं है। आप देख लें कि धरना सियासत का आगाज़ किस जमात ने किया और उस धरने से फ़ायदा आपको कब हुआ, नुकसान ज़्यादा हुआ। लेकिन हम वो लोग ही नहीं हैं जो गलती मान लें, नुकसान के बाद भी गलती नहीं मानते। भाई क्यों? क्योंकि अना का सवाल है, सेल्फ रिस्पेक्ट, ईगो। गलती से सबक सीखें। जाती मुफाद को कौमी मुफाद पर तरजीह क्यों देते हैं आप? 9 मई को क्या हुआ? क्या ये रियासत को दबाव में लाकर, प्रेशर में लाकर फौज में बगावत की साजिश नहीं थी? खुलेआम सीधी सीधी साजिश थी। जिन लोगों ने रियासती इदारों पे हमले किए, शोहदा की यादगारों की बेहुरमती की, पूरे मुल्क में जलाओ घेराव किया, क्या हम उन्हें मुल्क का खैर ख्वाह कह सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कह सकते, हरगिज़ नहीं कह सकते। ये सिर्फ एक मिसाल नहीं है। इलेक्शन के बाद, इंतखाबात के बाद वफाक और सूबों में हुकूमतें बन चुकी हैं, लेकिन वहाँ भी जो मुल्की और अवामी मुफाद हैं वो नहीं, बल्कि ज़ाती मुफादात प्रायोरिटीज़ में शामिल है, तरजीहात में शामिल हैं। अवाम की मुश्किलात की बात कोई नहीं करता, टाइम ही नहीं किसी के पास।
अपने लीडर की रिहाई के लिए असम्बली नहीं चलने दी जा रही। अब मुझे बताएं कि असम्बली में बैठे जो अवामी नुमाइंदे हैं अवामी मसाइल हल नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? आप लोग खुद जाके करेंगे? जिन लोगों ने इनको अवामी नुमाइंदे बना के वहां तक पहुंचाया यही करेंगे ना? नहीं उम्मीदें लगाई जाएंगी, लेकिन नहीं जी कोई टाइम नहीं है क्योंकि जाती मुफाद ऊपर है जी, जाती मुफाद। अच्छा आगे चलते हैं। एक अच्छी खबर है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने स्ट्रेटेजिक इदारों के अलावा जो तमाम हुकूमती मिल्कियती इदारे हैं उनकी निजकारी का ऐलान कर दिया है स्ट्रेटेजिक इदारों के अलावा। अच्छा जी, अच्छी बात, बड़ी अच्छी खबर है क्योंकि दुनिया भर में जो हुकूमतें हैं आपको पता है अवामी फलाही बहबूद के लिए काम करती हैं, लेकिन हमारे यहाँ मैं ये कहूँगी कि उल्टी गंगा बहती है। यहाँ हुकूमत ने 1000 किस्म के कामों में, अगर मैं को अपनी टांग फंसाई हुई तो गलत नहीं होगा, आप अग्री करेंगे, सेकंड करेंगे इस बात को, हुकूमती सरपरस्ती में कोई 1 2 3 नहीं बल्कि बेशुमार कारोबार चल रहे हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि खसारे में चल रहे हैं और साल से चल रहे हैं। ये जो कंपनी है ये इदारों से हुकूमत को टके का फ़ायदा नहीं है बल्कि उल्टा लेने के देने पड़ रहे हैं। और फिर माशाल्लाह से कह रहे हैं कि खसारा है कि हर साल नए से नए रिकॉर्ड भी बनाता है। और बनाए भी क्यों ना, क्योंकि मुलाजिमीन की एक कसीर तादाद है, इतनी ज़्यादा तादाद है जो काम के नकाज के अमली तस्वीर बने हैं, मौजे मार रहे हैं। और इन्हें हर साल तनख्वाह में इजाफा चाहिए, हर साल इनको इंक्रीमेंट चाहिए, इनको बोनस चाहिए, इनको मराद चाहिए, इनको तमाम फैसिलिटीज़ चाहिए, तनख्वाह के साथ साथ साल की इनको जो छुट्टियां हैं वो भी चाहिए। लेकिन काम का, कारकर्दगी का आप इनसे कभी ना पूछें। अगर आप पूछेंगे तो आप गलत हैं, गलत नहीं हो सकते। अच्छा, अप्रैल में जो वजारत ख़जाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट जमा करवाई गई थी जिसके मुताबिक मुख्तलिफ जो शोबे हैं वहाँ पे जी 212 सरकारी इदारे काम कर रहे हैं, जिनमें से आप ज़रा सुन लीजिएगा 197 खसारे में चल रहे हैं। 212 में से 197 खसारे में चल गए हैं। फिर मुनाफे में कितने रह गए? अब 2016 में इन इदारों का खसारा 45 अरब के लगभग था, 45 अरब, जो अब 500 अरब तक पहुँच गए। और आलमी बैंक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 84 सरकारी इदारे हैं जिन्होंने 3 साल के अंदर अंदर कौमी ख़जाने को 1000 अरब का नुकसान पहुँचाया है। तौबा ही कह सकते हैं कि इतना खसारा, अब इन इदारों का खसारा इतना बढ़ गया है कि हुकूमत के लिए, गवर्नमेंट के लिए इसका बोझ उठाना तकरीबन नाकाबिले बर्दाश्त हो गया कि मतलब हो ही नहीं सकता, उठाया ही नहीं जा सकता। अच्छा, अगर ये इदारे चलाएं तो फिर मुल्क नहीं चलता। कौमी ख़जाने को आप कह लें कि जोंक की तरह चूसने वाले जो इदारे हैं, इनमें ज़रा ये सुन लें कि कौन कौन से इदारे हैं। PIA, पाकिस्तान स्टील मिल्स, बिजली गैस की तकसीम कर कंपनियाँ जो कि सरे फरिश्त आप कह लें नुकसान पहुँचाने वालों में। इसमें सिर्फ PIA का जो मजमूई खसारा है ना, ज़रा सुन लें, 2023 की मैं बात कर रही हूँ, 730 अरब तक जा पहुँचा 2023 में। और पाकिस्तान स्टील मिल्स की अगर मैं बात करूँ, ज़रा उसका भी हाल सुन लीजिएगा, इसकी दास्तान भी PIA से कोई मुख्तलिफ नहीं है। 2007 तक स्टील मिल्स एक मुनाफे बख्श इदारा था और मुल्की ज़रूरियात के साथ इसकी जो मसनूआत हैं बरामद भी की जा रही थी, मगर फिर ये भी खसारे के गड़े में जा गिरा। और यहाँ तक कि 2015 की अगर मैं बात करूँ तो पैदावारी जो अमल है वो रोक दिया गया, लेकिन मुलाजमीन वहीं के वहीं। और 2023 तक स्टील मिल्स का जो ऑपरेशनल खसारा है वो 208 अरब से भी ज़्यादा हो चुका है। अब हालात ये है कि मिल्स बंद पड़ी हुई हैं, अरबों रुपए की जो मशीनरी है वो बाकायदा कचरे में तब्दील हो रही है। और यही कहानी दूसरे जो सरकारी इदारे उनकी भी हैं, जिन्हें कह लें कि चालू रखने के लिए, कि चलती रहें, चालू रखने के लिए हुकूमत जो है तरक्याती बजट का बाकायदा गला घूंटती है, इन मुर्दा हाथियों पर अरबों रुपए खर्च करती है, मगर फ़ायदा क्या होता है? उल्टा नुकसान होता है। ये तो खसारे में है, उल्टा नुकसान होता है। अब खुद अंदाज़ा कर लें कि कैसे ये इदारे मुल्क को तरक्की से रोक रहे हैं, बाकायदा रोक रहे हैं। हुकूमत को अवाम की फलाह बहबूद पर खर्च करने से ये रोक रहे हैं। मैं कोई माहिर मशहद तो नहीं हूँ, लेकिन आम बंदे की समझ में भी बात आएगी, मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। अब ये देखें, जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने जो तमाम सरकारी इदारों की निजकारी का फ़ैसला किया है, ये वक्त की अहम तरीन ज़रूरत था। ये बेहतरीन और दुरुस्त तरीन फ़ैसला है। ये फ़ैसला मेरे मुताबिक हमें बहुत पहले कर लेना चाहिए था। चले कोई बात नहीं, अब कर लिया। वो कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए, चले अब भी कर लिया तो बड़ा बेहतर हो गया। अब हुकूमत ने ऐलान कर दिया, लेकिन अब इसे पाया तकमील तक भी पहुँचाएँ, क्योंकि अक्सर बात ऐलानात से आगे नहीं बढ़ती है। अगर ये पाया तकमील तक पहुँचेगा, ऐलान से आगे बढ़ेगा, तो ही मुल्क का फ़ायदा होगा। और ये दुरुस्त है कि जो स्ट्रेटेजिक इदारे हैं उनकी निजकारी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये बात कौमी मुफाद के ख़िलाफ़ है, लेकिन बाकी जो सरकारी इदारे हैं उनसे जितनी जल्दी हो सके हमें जान छुड़ा लेनी चाहिए, क्योंकि दुनिया में ये जो गवर्नेंस मॉडल है ना, ये फेल हो चुका है।
आप बाकी जो ममालिक में देखें ना, ये मॉडल फेल हो चुका है। क्यों? क्योंकि हुकूमत का काम कारोबार करना होता ही नहीं है। हुकूमत का काम कारोबार और सरमायाकारी दोस्त माहौल यकीनी बनाना होता है। कारोबार और सरमायाकारी के लिए सहूलतें कह लें, आसानियाँ कह लें, वो फराहम करना होती हैं। और अगर आप इस सफ़ेद हाथी से जान छुड़ा लेंगे ना, तो यकीन मानिए, मैं आपको लिख कर देने को तैयार हूँ कि इससे जो हमारा कौमी ख़जाना है उससे यकीनी तौर पर बहुत बड़ा बोझ हटेगा। और हुकूमत को ये भी चाहिए कि इन इदारों को औने पौने दामों ना बेचे, बल्कि निजी एक बाकायदा बेहतरीन जो तरीक़ाकार है वज़ा करे और इस बात को यकीनी बनाए कि जो सारा अमल है ये बहुत शफाफ हो, ताकि कल को कोई हुकूमत पर फिर करप्शन, अपनों को नवाजने जैसे इल्ज़ामात की बौछार ना शुरू कर दे, फिर हुकूमत जवाब देती फिरे। आगे चलते हैं जी। अच्छा, बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। हाई कोर्ट ने हुकूमत को जो नॉन फाइलर्स की मोबाइल फ़ोन सिम्स ब्लॉक करने से रोक दिए। अच्छा, मैंने प्रोग्राम में पहले भी कहा, मैं अक्सर कहती हूँ कि हमारे मुल्क में बहुत से मामलात में उल्टी गंगा बहती है। जो काम नहीं करता वो मौजे करते हैं और जो काम करता है वो बेचारा फंस जाता है। अब हमारे यहाँ जो टैक्स देने वालों को आपको पता है कि कोई रिलीफ नहीं मिलता है, लेकिन जो टैक्स चोरी करते हैं उनके लिए कभी कोई स्कीम लाई जाती है, कभी एमनेस्टी दे दी जाती है। अब आपको पता है कि FBI ने टैक्स चोरों को टैक्स दायरे में लाने के लिए बड़ा एक आप कह लें कि पक्का हाथ डाला था, लेकिन अब लग ये रहा है कि शायद ये भी बच निकलेंगे। सवाल वहीं का वहीं कि अगर लोग टैक्स नहीं देंगे तो फिर मुल्क कैसे चलेगा? क्योंकि हुकूमत की आमदनी का आपको पता है सबसे जो बड़ा ज़रिया होता है वो टैक्स वसूलियाँ होती हैं। अच्छा, यहाँ मैं ज़रा आप लोगों को क्लियर करना चाहूँगी, तमाम देखने वाले नाजरीन को, कि टैक्स दो तरह के होते हैं। एक टैक्स होता है जो आप बराह रास्त देते हैं, यानी इनकम टैक्स होता है, और दूसरा टैक्स वो होता है जो कि आप कह लें कि जिससे जैसे कस्टम ड्यूटी हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गया, या फिर सेल्स टैक्स हो गया। जो हम चीज़ें लेते हैं, चीज़ों पर लगता है वो टैक्स, और जो इन चीज़ों को ख़रीदता है, ज़ाहिर बात है उसे वो टैक्स देना पड़ता है क्योंकि ये कीमत में शामिल होता है। लेकिन मैं माजरत के साथ कहूँगी कि हम टैक्स नादहिंदगान पर तनकीद करते नहीं थकते हैं, लेकिन सिस्टम को नहीं बदलते। ये नहीं देखते कि हमारा जो टैक्स इकट्ठा करने का निज़ाम है वो कैसा है, जो कि इंतहाई नहायत फरसूदा है। इसका सबसे पहला असूल तो ये होता है ना कि टैक्स जमा करने वाली जो मशीनरी है उसको दयानतदार, ईमानदार और फिर हर किस्म के दबाव से भी आज़ाद होना चाहिए। क्या हमारे यहाँ ऐसा होता है? दिल पे हाथ रखिए और बताइए, नहीं होता। अच्छा, दूसरा, टैक्स कवानीन पर जो अमल है यकीनी होना चाहिए ताकि आम शहरी से लेकर अशराफिया और हुक्मरानों तक की जो टैक्स दिए बगैर जान ही ना छूटे, सबको देना पड़े। अब तीसरा, टैक्स चोरी करने को एक संगीन जुर्म होना चाहिए। फिर यकीनी तौर पर जो टैक्स वसूलियाँ हैं उनमें खातिर ख्वाह इजाफा हो सकता है और हमारे कौमी ख़जाने को, हमारे मुल्क को फ़ायदा हो सकता है। मगर हमारे यहाँ क्या चल रहा है? टैक्स चोरी एक मरज़ की तरह बाकायदा फैली हुई है। जैसे वबा नहीं फैल जाती कोई, इसको भी होगी तो उसको भी होगी, उसको भी हो गई। अब माजरत के साथ सच ये है कि आम ताजिर, सनतकार हों या फिर आप कह लें कि इक़्तिदार के वानों में बैठे हुए बड़े बड़े जागीरदार, वडेरे, मिल मालिकान, बड़े बड़े लोग, सब के सब टैक्स देने से गुरेज़ा रहते हैं। आप अंदाज़ा करें ज़रा कि जो 23 करोड़ हमारी आबादी, 24 करोड़, और इस वक्त तकरीबन 27 में से 3 लाख अफराद टैक्स देते हैं। सिर्फ मतलब 27 में से 3 लाख अफराद टैक्स दे रहे हैं, और इनमें से भी ज़्यादा तादाद जो है वो सरकारी मुलाजमीन की है। बस ये जो बजट में आमदनी के जो अंदाजे लगाए जाते हैं और जिसकी बुनियाद पर बजट बनाया जाता है वो सब फिर गलत साबित होते हैं। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की मैं बात करूँ, उसके मुताबिक पाकिस्तान में टैक्स अदा करने वालों की शरह है वो 4% से भी कम है, जबकि तरक्की याफ्ता ममालिक में ये जो शरह है ये 90% से ज़्यादा होती है। और इस वजह से हम कह सकते हैं कि वो ज़ाहिर बात है वो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं और हम तरक्की पजीर की लिस्ट में से निकल ही नहीं रहे हैं। कैसे निकलें? अगर ये चेंज नहीं होगी चीज़ें तो नहीं निकल। इसलिए मैं ये समझती हूँ कि जो टैक्स ना दे उसकी मोबाइल सिम ज़रूर ब्लॉक करनी चाहिए, क्योंकि मोबाइल के बगैर तो अब आप लोग जीने का तसव्वुर ही नहीं कर सकते। कारोबार कैसे होगा? तो ज़ाहिर बात है सिम ब्लॉक करने की सूरत में जो पॉलिसी साज है उन्होंने टैक्स चोरों की शहरत पर हाथ डाला है। मगर अब देखना है कि कानूनी मुशगाफियों की बदौलत ये जो अदालत से ये लोग कितनी देर तक रिलीफ ले पाते हैं। इसमें ज़रा आपको और बात बता दूँ, इस फैसले की जो सबसे बड़ी नाकिद है ना वो टेलीकॉम कंपनियां हैं। क्यों? क्योंकि 5 लाख सिम्स ब्लॉक होने से ज़ाहिर बात है इन कंपनीज़ को सालाना इतना नुकसान होगा। पता है कितना होगा? तकरीबन 100 करोड़ का नुकसान होगा इन कंपनीज़ को। तो नाकिद ही होंगी ना ये कंपनियां, इसीलिए ये कंपनियां ही इस फैसले के खिलाफ अदालत गई हैं, जहाँ कंपनियों के वकील सलमान अकरम राजा ने दलाइल देते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि जी कानून में की गई तरमीम आइन के आर्टिकल 18 में कारोबार की आज़ादी के बुनियादी हक़ के मुनाफी है। लेकिन सवाल वहीं का वहीं कि और जो शख्स टैक्स नहीं देता क्या सिर्फ उसी के बुनियादी इंसानी हकूक़ होते हैं? रियासत का कोई हक नहीं होता? मैं ये कहती हूँ कि सिम्स ब्लॉक करने से भी बढ़कर सख्त फैसले लेने चाहिए। सिम से ब्लॉक करने से भी बड़े फैसले लेने चाहिए, चाहे आपको ये वक्ती तौर पे बुरे लगे।
मगर यकीन माने इन फैसलों से इससे हुकूमत की जो टैक्स आमदन है वो यकीनी तौर पे बढ़ेगी और हमारा मुल्क तरक्की करेगा। लेकिन वही बात कि फैसले लेने पड़ेंगे, फिर उस पर अमल भी करना पड़ेगा। आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। सियासत में हम देख रहे हैं कि एक तरफ बाकायदा मुआफ़ी के मुतालिबात का मौसम चल रहा है, दूसरी तरफ मज़ाहमत की ललकार के दौरान मुज़ाकरात की गूंज भी सुनाई दे रही है। अब ऐसे में जो राना सनाउल्लाह साहब इनका मुज़ाकरात बानी पीटीआई की रिहाई के इम्कान की हकीकत क्या है और बानी पीटीआई भी मुज़ाकरात पर राज़ी होंगे, ये बहुत से सवाल इनका जवाब लेने की कोशिश करते हैं। मेरे निसार जट साहब, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए, और अली गौर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपकी तरफ से अली गौर साहब से शुरू करना चाहूँगी। अली गौर साहब, मियां जावेद लतीफ़ साहब कह रहे हैं कि नून लीग को हुकूमत मिलना नून लीग के खिलाफ साजिश है, हुकूमत मिलना भी साजिश हो सकती है। फिर हम देख रहे हैं कि जी ये लोग भी कह रहे हैं पीटीआई वाले कि जी इनको जो हुकूमत नहीं मिली है, इनकी जो सीटें हैं वो चोरी की गई हैं, इनके मैंडेट पर डाका डाला गया, इनके साथ भी साजिश होगी, जिनको हुकूमत मिल गई उनके साथ भी साजिश हो गई। ये कैसी साजिश है कि जो हुकूमत में है वो भी खुश नहीं है, जो हुकूमत में नहीं है वो भी खुश नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि डॉक्टर निसार साहब तशरीफ फरमा है, हमारे भाई हैं, ये राना सनाउल्लाह साहब के हल्के से कामयाब हुए और राना सनाउल्लाह साहब ने ये बात तस्लीम की है कि डॉक्टर साहब जीते हैं। और अगर ये जीते हैं, अगर ये कोई इस तरह की बात होती कि इलेक्शन चोरी किए गए हैं या इस तरह से बाकी लोगों को जितवाया गया है, तो फिर जवेद लतीफ़ साहब भी जीत जाते, फिर राना सनाउल्लाह साहब भी जीत जाते, फिर और कई हमारे सरकर्दा लोग हैं, ख्वाजा साद रफीक साहब ने इलेक्शन लूज किया है। तो देखें, ये तो मैं समझता हूँ कि फिर अगर ये कहा जाए कि भाई इलेक्शन कमीशन ने कोई बकौल पीटीआई के लोगों के कि जनाब कोई घपला किया है, तो फिर में भी ज़रूर हो जाता। अब गुजारिश ये है कि जो भी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनका ये हक है कि किसी को किसी जगह पर भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इवन हमें बहुत सारे हलकों में हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मुझे खुद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो उसके लिए हमारे आइनी और कानूनी फोरम्स मौजूद हैं और उन्हीं पर जाना चाहिए, उन्हीं फोरम्स के ऊपर जाकर बात करनी चाहिए। और इसकी आड़ में कि फलां जगह पर धांधली हो गई है, कोई इस तरह के प्रोटेस्ट किए जाएं कि कल को वो 9 मई के वाक़यात की तरह फिर से मतलब है कि मुल्क में एक हंगामा राई शुरू हो जाए, एक इंतशार फैल जाए, तो वो मुनासिब नहीं है। उसके लिए तो वो फॉर्म यूज़ करना चाहिए। चलें जी, आपकी तरफ में आती है। वो कह रहे जी हमें मेजोरिटी नहीं मिली, बड़े से गिले शिकवे। तो आपको क्या समझ आ रही, जावेद लतीफ़ साहब या इनकी पार्टी के कुछ लोग बहुत ज़्यादा इस तरह की बातें कर रहे हैं, राना सनाउल्लाह साहब ये बड़े बड़े बयान दे रहे हैं। वैसे राना साहब की सियासत को आपसे बेहतर तो कोई नहीं समझ सकता। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। देखें, जो इलेक्शन हुआ है इसको मैं 2 कॉन्टेस्ट में आपके सामने रखना चाहूँगा। प्री पोल रिगिंग जो हुई है ना, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उसकी बेनिफिशरी है साने 9 मई के बाद की। अच्छा, साने 9 मई को हाईलाइट करना, झूठे मुकदमात बनाना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को हरासा करना, उनकी फैमिलीज़ को हरासा करना, कैंडिडेट्स को फील्ड में ना आना, और हमारी अपना मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं वो लेवल प्लेइंग फील्ड की बातें करती रही। और ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपके मीडिया के सोर्स से अवाम के सामने हैं कि इंसान 9 मई को पोलिटिसाइज़ करके, उनकी FIRs को पोलिटिसाइज़ करके, उसकी प्रोसिक्यूशंस पे क्वेश्चन, उसकी इन्वेस्टिगेशंस पे क्वेश्चन ड्रॉप करके अब ये फॉर्म 47 चोरी करके इक़्तिदार में आए। और फॉर्म 47 के बाद जो है मैं समझता हूँ कि तमाम जो अपोजिशन में जमातें बैठी हैं वो इस इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी पे उन्होंने सवालिया निशान खड़े किए हैं। जावेद लतीफ़ साहब वो कहते हैं कि जी इनकी पार्टी में एक सेंस क्रिएट नहीं हो पा रहा। आप लोगों को भी है, नून लीग को भी है, फिर बेनिफिशियरी है कौन? नहीं, जो बेनिफिशियरी तो वो हैं जो हुकूमत कर रहे हैं। कौन? ये नून लीग नहीं कर रही? नून लीग कर रही है। तो ये इनको का तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ये हुकूमत भी कर रही है। अगर इनको मेरी बात साहब, आप पीपल्स पार्टी से बैठ सकते थे ना? नहीं, हम क्यों बैठते? हमने तो डिनाई कर दिया, हमने अपोजिशन ऑप्शन हमें ठीक लगा, हमने चूज कर लिया।
इन लोगों को अच्छा लगा, इन लोगों ने इत्तेहादी जमात बना ली। तो अगर इनको डाउट है, आपने कहा आपके सूल थे ना, अब उसूलों पे मौलाना साहब आपको अच्छे लगना मैंने कहा कि इनको अगर डाउट है ना इलेक्शन पे, हाँ। तो ये आए, पार्लियामेंट अपने रन कर रही है, आए और उसमें एड्रेस करें और हल्के खोल लें, दोबारा रीपोल करवा लें, रीकाउंट करवा लें, क्या करवाना चाहिए। हमारा तो ये मुतालबा है कि जो आपके जिन हलकों में आपके फॉर्म 47 चोरी तो मेरा ख्याल है कि हल्के खोलने का मुतालबा हो रहा है, ये आप लोग इस पे गौर कर रहे हैं? अगर इनको तो दूर कर लें, ये तो हुकूमत में है। ठीक है जी अली गौर साहब, आप तो हुकूमत में है ना, आपको भी तहफ्फुज़ आता है, हल्के खोल लें। बिल्कुल, जिन जिन हलकों को हमने खोला है, जिन हलकों को हमने खोला है और वहां से हमारे कैंडिडेट विन हुए हैं, अब मैं खुद विन हुआ हूं जब रिकाउंटिंग में, तो वहां पर जाकर इनके लोग स्टे ऑर्डर ले आते हैं, फिर ये अदालतों के पीछे छुपते हैं। तो देखिए बात ये नहीं है, लेकिन इसके बावजूद मैं कहता हूं कि जो फोरम हमने चूज किए हैं वो जो फैसला करेंगे ना अदालतों में जाएं। जब हम बात करते हैं फिर ये कहते हैं अदालतों में जाएं, ये हमें अदालतों में जाएं। जब हम अदालतों से स्टे मिल जाए फिर ये इस तरह करते हैं। हम कह रहे हैं आप हुकूमत में बैठे हुए ना, आपके पास एक बड़ी अच्छी ऑप्शन है, आ जाए मैदान मारें। वही बात कर रहा हूँ ना, मैं वही बात कर रहा हूँ ना कि हम लोग उन फोरम पर गए हैं, चाहे वो अदालतें हैं चाहे वो ट्रिब्यूनल हैं, अगरचे स्टे मिले हैं, लेकिन हम उनके फैसलों को तस्लीम करने के लिए तैयार हैं। वो जो भी फैसला करें, हम यही कहते हैं कि मुल्क में सियासी इंतशार इन चीजों की आड़ में नहीं फैलाना चाहिए। जो मुतलका फोरम्स है तो ये कितना इंतशार है, मेरा तो सवाल फिर वही है, ये भी कितना इंतशार है ना कि जीती हुई पार्टी का एक बंदा कह रहा है, जो कितना पुराना बंदा है, आपका इतना मतलब एक पुराना नाम है, वो कह रहे हैं कि जी ये तो हमारे साथ साजिश हो गई है, नून लीग के साथ हमें हुकूमत दे दी गई है। क्या कहना चाह रहे हैं, क्या तासुर देना चाह रहे हैं, क्या लोगों के दिमागों में डालना चाह रहे हैं कि जबरदस्ती दे दी है? कोई गन पॉइंट पे तो हुकूमत नहीं देता ना किसी को, जबरदस्ती की हुकूमत करो। आपने इलेक्शन में आप लोग गए, आप लोग नहीं, बात यह है कि जब ये लोग हुकूमत नहीं बनाएंगे तो बाकी पॉलिटिकल पार्टी ने आपस में एक तासुर ये जाता है अली गौर साहब, माजरत के साथ एक तासुर ये जाता है, जब इस तरह के बयान आते हैं ना आपकी पार्टी के सीनियर रहनुमाओं की जानिब से, एक तासुर ये आता है कि जिस तरह आपके मुखालिफिन तो अरसा दराज से कह रहे हैं कि नवाज शरीफ ग्रुप अलग है, शहबाज शरीफ ग्रुप अलग है, फिर नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म भी नहीं बने क्योंकि वो अगर आपको पूरा हुकूमत मिलती और इत्तेहादी ना होते तो नवाज शरीफ साहब लीड करना पसंद करते, इत्तेहादियों के साथ वो लीड नहीं करना चाह रहे थे। तो लोग ये इस बात से मतलब ये निकालते हैं कि शायद ये तासुर दिया जाता है कि जो लोग बात करें वो नवाज शरीफ साहब के ग्रुप में शामिल हैं, तभी नोटिस भी दिया जाता है। अगर ये बात आपकी पार्टी के खिलाफ जाती है और आपकी पार्टी की राय से नहीं अग्री करती तो फिर नोटिस मिलने चाहिए ना, पूछना चाहिए लोगों से कि किस बिहाफ पे बातें हो रही हैं। ये तो पिछले 30-40 साल से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि एक तरफ नवाज ग्रुप है, एक तरफ जमात ग्रुप है। वो सर उस पे मोहरे आप लोग खुद लगा रहे हैं, प्रोपेगेंडा तो चले कर रहे हैं, मुखालिफिन मोहरे आप लोग खुद लगा रहे हैं। आपकी पार्टी के कुछ लोग क्या राय रखते हैं, कुछ लोग क्या राय रखते हैं। आपकी हुकूमत है लेकिन आप लोग कह रहे हैं कुछ नहीं है, कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ लोग डिफेंड करते हैं हुकूमत को। जारी बात है हुकूमत में आप एक बात मुसलमा हकीकत है कि नवाज शरीफ साहब ही हमारी पार्टी के कायद हैं और यही वजह है कि शहबाज शरीफ साहब ने इस्तीफा दिया और नवाज शरीफ साहब इंशाल्लाह दोबारा सदर बनेंगे। शहबाज शरीफ साहब की ख्वाहिश पर बनेंगे, अपनी पार्टी के हर एक वर्कर की ख्वाहिश के ऊपर बनेंगे। नवाज शरीफ साहब से जबरदस्ती गैर आईनी तरीके से पार्टी की सदारत छीनी गई, वजीर आजमशिप से उनको जो है हटाया गया, नाअहल किया गया, उनके ऊपर झूठे मुकदमात बनवाए गए और पार्टी को आज तो ये केपीके में हुकूमत लेके बैठे हैं। 2018 में हमारी तो पंजाब में भी दोबारा बन जाते हैं ना। इलेक्शन से पहले बड़े बड़े इश्तिहारात थे अखबारों में और लिखा हुआ था कि जी शायद अगले वजीर आजम चौथी बार नवाज शरीफ साहब बनने जा रहे हैं, उम्मीद पाकिस्तान है वो। फिर क्या हुआ? वो खुद ही ना उम्मीद हो गए जो उम्मीद पाकिस्तान बनकर आए थे वापस। नहीं, कतई वो ना उम्मीद नहीं हुए। जाहिर है कि अगर उन्होंने शहबाज शरीफ साहब का फैसला किया, जाहिर है पिछले जो 11-12 माह थे उसमें शहबाज शरीफ साहब ने इत्तेहादी हुकूमत चलाई थी, उनको उसका ज्यादा एक्सपीरियंस था। अगर मेजॉरिटी मिलती तो वो यकीनन हो सकता है कि नवाज शरीफ साहब ने 13 से 18 तक मान रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब जो है वो तमाम लोगों को साथ लेकर नहीं चल सकते, उनका मिजाज ये नहीं है, ये खूबी शहबाज शरीफ साहब में पाई जाती है। जाहिर है जब पार्टी डिलीवर करती है उसके पास भरपूर मैंडेट हो तो उसको ज्यादा जमहूरियत तो सिखाती है ना कि जमहूरियत क्या सिखाती है? जमहूरियत ये तो सिखाती है कि जमहूरियत, देखें जमहूरियत में क्या फर्क होता है, डिक्टेटरशिप और जमहूरियत में क्या फर्क होता है, आप जरा बयान कीजिएगा। सबको साथ लेकर चलना होता है ना जमहूरियत में। बिल्कुल, देखें नवाज शरीफ साहब ने
2013 से 18 तक डिलीवर करके दिखाया। अगर शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर हैं तो नवाज शरीफ साहब उस चीज़ को ओन करते हैं। वो ये तो नहीं कहते कि हमारी हुकूमत नहीं है, नवाज शरीफ साहब तो उसको ओन भी करते हैं और नवाज शरीफ साहब के नीचे जो उनके चाहने वाले हैं जावेद लतीफ साहब जैसे लोग, वो कह देते हैं कि भी हमारे साथ ज्यादती होगी, ये साजिश होगी। चले खैर मैं दोबारा आती हूँ, आपकी तरफ आती हूँ। अभी कुछ लोग हैं जो कि अगर किसी एक पैराए में चले मैं आ जाती हूँ वापस आपकी तरफ। अली गौहर साहब आपको मौका देती हूँ, जरा निसार साहब भी स्टूडियो में बैठे हुए हैं, वो तशरीफ लाए हैं यहाँ। निसार साहब, ये राना सुनाना साहब भी बहुत ज्यादा बोल रहे थे जावेद लतीफ साहब की तरह, लेकिन जब से वो वज़ीर आज़म के मुशीर बने हैं तो कहते हैं कि वो थोड़े खामोश हो गए हैं, जो कि नजर भी आ रहा है। तो क्या वजह है? यही वजह थी कि मुशीर बन के तो खामोश हो गए? जी, वो उनकी डिमांड ही ये थी। उन्होंने ये जो बयानिया तो जावेद लतीफ साहब भी कुछ अगर बन जाएंगे तो भी चुप कर। तो मेरा ख्याल है यही हो ना। और क्यों? ये सियासत में क्या होता है? सियासतदान समझाए क्या करते हैं सियासतदान? आप लोग अपने मुफादत की उनको ये बड़ा सेटबैक है ना कि हमने सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल अपने मुफाद के लिए कोई अपनी पार्टी को या इस तरह का मौक़िफ़ दे के पार्टी को मतलब एक राय बना दे, लोगों की जहन साजी कर दे, ये तो नुकसान पहुंचाने के मुतरादिफ है। तो वो तो बिल्कुल PML है ना, इसकी बात का जवाब दे ना कि जी वो कल तक आपको आपके बयानिए को मुस्तरद करके। और आपकी पार्टी में भी तो यही नहीं हो रहा, सब आपस में लड़ रहे हैं। नहीं, लड़ाई देखे बानी चेयरमैन ने शेर अफजल मरवत के हवाले से जो लेटेस्ट बात की आपको पता है ना, उन्होंने कहा है कि शेर अफजल मरवत को समझाया कि पार्टी के अंदर नहीं लड़ते होते, पार्टी से बाहर लोगों से मुखालिफिन से लड़ते होते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। देखें, अगर कोई इख्तिलाफ हुआ तो हमारी पार्टी, मेरी बात सुने, हमने पार्लियामेंट के अंदर बैठकर, पार्लियामेंटेरियंस ग्रुप में बैठकर इस मैटर को कहा कि ये चेयरमैन आपके अंदर की लड़ाइयों से परेशान नहीं है? परेशान उन्होंने भी बिल्कुल गुफ्तगू की है। नहीं, ऐसा कोई नहीं है। कल हमारी पार्लिमानी मीटिंग हुई है, जो छोटा मोटा डिस्प्यूट था वो हमने रिजॉल्व कर लिया। आइंदा आने वाले दिनों में इंशाल्लाह पार्लिमानी मीटिंग के बाद ये बिल्कुल एक्सपोज होकर आपके सामने आ जाएंगी सारी बातें कि जो PTI के अंदर इख्तिलाफात है छोटे मोटे, अगर कोई राय मुख्तलिफ है तो वो दूर हो जाएगी, इसमें कोई बात नहीं। हमने किसी को कोई ओहदा देकर उसका मुंह नहीं बंद कराना कि जी आपको ये ओहदा दे दिया गया, अब आपने चुप करके बैठे रहना है। ठीक है जी, लेकर आएंगे नवाज शरीफ साहब को, ये वोट को इज्जत दो का बयानिया रीस्टोर करें। आप लोग अग्री नहीं कर रहे थे, क्या मसला था? नहीं, कोई किसके नाम पे कमेटी के हवाले से मैं बात करूं, शेर अफजल मरवत। नहीं, शेर अफजल मरवत के मुताबिक इस तरह है कि मैं बताता हूँ, वो भी विलिंग थे, शेख वकास साहब भी विलिंग है, दोनों के नाम आए, दोनों ने अपनी अपनी राय दी और इसको जो है वो बना दिया गया कि इख्तिलाफात है। इख्तिलाफात कोई नहीं है, दोनों में से एक ने होना उसने जिसका नाम फाइनल कमेटी ने करना और उसके ऊपर जो स्टैंप लगानी है वो मरवत साहब मरवत साहब ने अपनी नाराजगी का इजहार किया कि जी हमें ड्रॉप किया गया। बाद में उन्हें कहा गया कि आपको ड्रॉप नहीं किया गया। आपने कहा ना सियासतदान ऐसे ही करते हैं, ठीक है? हमने उनको गाइड कर दिया, हमने उनको गाइड कर दिया कि जी ऐसा कोई मसला नहीं है। मैं जानना चाह रही हूँ, आपने अभी थोड़ी देर पहले एक बयान दिया कि सियासतदान ऐसे करते हैं कि जैसे अब राना सनाउल्लाह साहब को मुशीर बना दिया गया, अब जावेद लतीफ साहब को मैंने आपसे सवाल पूछा कि वो भी कुछ उनको मिल जाता है तो वो भी खामोश हो जाएंगे। जैसे मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से कहा जाता है कि कुछ लोग कुछ दो की सियासत है और अब उनकी बात मान ली जाए, जो भी उनके मुताले बात हों वो अल्लाह जाने और मौलाना साहब खुद जाने, तो वो पूरे हो जाएं तो वो ठीक हो जाएंगे, खामोशी से बैठ जाएंगे। बल्कि हामिद रजा साहब ने भी ये बयान दिया कि मौलाना साहब एंड टाइम पे दूसरी साइड पर हो जाते हैं। बने तो नहीं है ना, मैं आपसे ये खामोश हो गए ना, खामोश हो गए बगैर बने कुछ नहीं। जब हो सकता है ना, जब होगा तब बात करेंगे। इस वक्त तक वो खामोश है ना, तो वो हमने मैटर रिजॉल्व कर लिया। हाँ। ये हमारा अंदरूनी मैटर था, हो सकता है फिर हमने और तैयारी कर रहे हैं और फिर नई कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे। अगर वो कर देंगे तो फिर उसके ऊपर बहस कर देंगे, अगर नहीं करेंगे तो फिर हम उसको पहले से कैसे छेड़ ले। यहाँ पर तो उन लोगों के का है ना, तो जो लोग कर रहे हैं उनके ऊपर आ जाना, जिन लोगों को मिल चुका है। चले, वक्त की कमी है, जरा मुझे ये बता दीजिएगा, अभी थोड़ा सा टाइम है ब्रेक में मेरे ख्याल से। अच्छा, अब आप मुझे जरा ये बता दें कि मुज़ाकरात की बात आप लोग करते हैं, एक तरफ आप लोग कहते हैं कि जमहूरियत की बात करते हैं आप लोग, मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, इदारों को दायरे में रह के काम करना चाहिए, इदारों को कभी भी इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए। फिर आप लोग मुज़ाकरात की दावत भी जिसको देते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं तो आप करते भी जमहूरी लोगों से नहीं है, पार्टी से नहीं है, सियासी लोगों से आप मुज़ाकरात नहीं करना चाहते। फिर ये आपकी कॉल और फेल में तजाद नहीं है? मैं आपको इसको इस तरह डिफाइन करूँगा जी। अब तो हम मुज़ाकरात की बात नहीं कर रहे, हम पहले कर रहे थे। हम क्या कर रहे थे और हम इस्टेब्लिशमेंट का नाम लेकर कर रहे थे, इसलिए कर रहे थे कि सन 9 मई का जो एक्सीडेंट है वो हमारे और फौज के दरमियान आ गया। अच्छा। इसमें हुकूमत जो है वो तो अपनी शरारत करके निकल गई, पोलिटिसाइज होकर निकल गई। आप लोग शरारत कर रहे हैं, मैं बताती हूं, मैं आपको थोड़ा सा मुझे क्लियर करना है। हमने ये हमने ख्वाहिश जाहिर की
कि हम अपने मामला जो हैं वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ करें, जो बेगुनाह हैं उनको बेगुनाह करें। हम इस बात को इंडोर्स करते हैं, हम इसकी कंडेम करते हैं। साने 9 मई को हम सारा उसको कर, अगर फौज ने रिफ्यूज कर दिया, फौज ने अगर नहीं करते, फौज ने अगर रिफ्यूज ना, हम सबने किया है, पार्लियामेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपकी पार्टी से है ना, सबने किया, शमीम नकवी साहब नहीं सबने किया, आपको पता है, सबने एक मिनट, कल भी मैंने क्लिप चलाया था, टीम जरा आज भी चला देते हैं मेरे ख्याल से। फिरदौस शमीम नकवी साहब ने, हम साने 9 मई के ऊपर अगर आप बहस छेड़ेंगे 2 घंटे लगा दूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे साने 9 मई को पॉलिटिसाइज किया गया। एक सवाल का जवाब दे दें, फिरदौस शमीम नकवी साहब इनकी जमात से हैं? नहीं, हमारी जमात से हैं। अगला सवाल, ये 4 से 5 दिन पहले मेरे ख्याल से गालिबन पिछले पीर का प्रोग्राम था, मंगल का प्रोग्राम था, मेरे प्रोग्राम में क्या गुफ्तगू करके गए 9 मई के हवाले से, आपको मैं सुनवा दूं? जी सुनवा दे। अगर टीम क्लिप रेडी तो जरा रेडी रखिएगा, बल्कि ब्रेक के बाद आके मैं सुनवाती हूँ आपको, ब्रेक के बाद मुलाकात होती है, ठीक है? वेलकम बैक नाजरीन। अच्छा, मैं क्लिप का कहकर गई थी, टीम अगर रेडी जरा चला दीजिएगा, फिर मैं आपकी तरफ आती हूँ। निसार साहब, नियाजी किसको रिप्रेजेंट कर रहा था उस टाइम पे, सिर्फ इतना बता दें। क्या कर रहा था हसन नियाजी, क्या कर रहा था? आपको पता है कि वो क्या लहरा रहा था? यूनिफॉर्म लहरा रहा था हवा में। क्या लहरा रहा था? यूनिफॉर्म किसका? यूनिफॉर्म किसका लहरा रहा था? जाहिर बात है पीटीआई का तो नहीं था। नहीं तो जिसका भी था, तो नहीं लहरा रहा था ना वो। अगर पाकिस्तान में पुलिस का यूनिफॉर्म पहन के, फौज का यूनिफॉर्म पहन के जा सकते हैं तो यूनिफॉर्म लहराना सर, आपका ये बहुत बड़ा बयान है, ये जो आज आप मेरे प्रोग्राम में बयान दे रहे हैं, ये आप बहुत बड़ी अब एक और गलती कह रहे हैं कि आप उस चीज का दिफा कर रहे हैं। आप 9 मई आप कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म वो जो लहरा रहा था, मैंने सिर्फ हसन नियाजी की एग्जांपल दी, बाकी पता नहीं क्या क्या कुछ वहां पे करते रहे आप। जी निसार साहब, आपने सुन लिया, ये गालिबन 1 हफ्ता पुराना प्रोग्राम है। ठीक है, बिल्कुल, अगर उन्होंने ये बयान दिया है तो उन्होंने अपने कॉन्टेस्ट में दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुकम्मल डेमोक्रेटिक जमात है, वो साने 9 मई को जो है वो बिल्कुल इंडोर नहीं करती, वो कंडेम करती है ऐसे वाक़यात को। हम पॉलिटिकल लोग हैं, हम डेमोक्रेटिक लोग हैं, हम ऐसी बात को आगे लेकर जाना ही नहीं चाहते। हमारा एक ख्वाहिश थी कि अगर हमारे इस्टेब्लिशमेंट के साथ कुछ ऐसी बातचीत हो कि साने 9 मई पे हम क्लियर हो जाएं या क्लियरिटी दे दें हमारी पार्टी पोजीशन। अगर उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की तो ठीक है, लेकिन डायलॉग होने हैं पार्लियामेंट के अंदर रहकर, डायलॉग होने हैं संजीदा रवैयों के साथ, डायलॉग होने हैं हुकूमत का। तो इस वक्त ये अलमिया है कि हुकूमत तो अपनी स्ट्रेंथ शो नहीं कर पा रही, मिनिस्टर हाउस में आने के लिए तैयार नहीं है, पार्लियामेंट जो है वो अपना डिसफंक्शन हुई बैठी है, हालात इनसे काबू नहीं आ रहे, किसान भी दहशत गर्द हैं, वकील भी दहशत गर्द हैं, आज़ाद कश्मीर के जो गरीब आवाम सड़कों पर निकले वो भी दहशत गर्द हैं। सबको तो इन लोगों ने दहशत गर्दी का लाइसेंस दिया हुआ है, तो फिर क्या करें? कल इन्होंने आज़ाद कश्मीर में जो घुटने टेके हैं, फिर कहते हैं कि जी जत्था निकल आया, और फिर आप 3-3 रुपए का जो आप रिलीफ देते हैं। आपको इस बात से खौफ नहीं आ रहा कि कल पंजाब निकल के खड़ा हो गया, कल सिंध निकल के खड़ा हो गया, कल केपी के निकल के खड़ा हो गया, कल बलोचिस्तान निकल के खड़ा हो गया, हमें भी 3 रुपए दे, तो ये कंट्रोल कर लेंगे? जी अली गौर साहब क्या कहेंगे? निसार साहब की बातें हमने सुनी। देखिए, बात ये है कि जहाँ तक आज़ाद कश्मीर की बात हो रही है, जाहिर है कुछ लोगों ने प्रोटेस्ट किया, अगर किसी ने कोई गैर कानूनी कदम किया है, कुछ लोगों ने उठाया है, तो उनको उसका जाहिर है कि वो उसको फेस करेंगे म्यूज़िक को, लेकिन उनको मराद देना साथ हमारे जो है वो मकबूदा कश्मीर है, और जाहिर है कि हम अपने कश्मीरी भाइयों के साथ हैं, बासियत कौम उनके साथ है, और उनको हम जितनी भी सहूलतें बासियत हुकूमत दे सकते हैं आपके चाहिए। और ये मैं समझता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब ने जो इनिशिएटिव लिया है, उनके लिए खसूसी ग्रांट जारी की है, उनकी तारीफ करनी चाहिए। सार साहब देखिए, कुछ लोगों के तो वीडियोस हैं सामने है, ठीक है, जैसे हसन नियाजी की मैंने एग्जांपल दी, वो किस तरह यूनिफॉर्म को उछाल रहा था, लहरा रहा था, मतलब तज़हीक आमेज़ रवैया था उसका, और बाकी भी कुछ लोग जो कि वीडियो में नजर आ रहे हैं, उनके साथ भी अगर आप इजहार हमदर्दी करें, सर फिरदौस शमीम नकवी ने कहा, तो क्या कर रहा था हसन? मतलब इतना स्टबन उनका रिस्पांस था उस सवाल पर, उन्होंने कहा तो सो व्हाट, मतलब उसने तो जो हरकत की वो की हसन नियाजी ने। नकवी साहब जो कि इतने सीनियर, इतने सीजन सियासतदान है, वो बड़ी ढिठाई के साथ, जब 9 मई को 1 साल मुकम्मल हो गया, उससे 2 दिन पहले बैठ के, गालिबन 7 मई को ये प्रोग्राम मैंने किया, 7 या 8 तारीख को, 1 या 2 दिन पहले, और वो ये बात कह रहे कि तो सो व्हाट, मतलब इस रवैये को क्या कहेंगे? मैं बता रहा हूं, आपकी पार्टी के सीनियर है, ये रवैया क्यों डेवलप हुआ है?
ये रवैया क्यों डेवलप हुआ है? इस बात पे भी आए ना कि अगर आप साने 9 मई की FIRs को लेकर इलेक्शन के मकासद के लिए इस्तेमाल करेंगे, आप उन लोगों को जिन लोगों का शुमार ही नहीं है, फिरदौस शमीम नकवी साहब को गिरफ्तार नहीं किया गया, इनके साथ जुल्म जबर नहीं हुआ, इनको नहीं अपना तंग किया गया, हमें नहीं तंग किया गया, हमारा क्या कसूर था? हमें तहरीक इंसाफ का वर्कर होने की जो सज़ा दी गई, हमें किस खाते में आप डालेंगे? अगर आप अब भी कहते हैं कि इतना जुल्म और जबर करके भी आप स्टबन हैं, हम स्टबन नहीं हैं, हमें इंसाफ चाहिए, ट्रांसपेरेंसी चाहिए। 9 मई की FIR में ट्रांसपेरेंसी जो है बिल्कुल नजर नहीं आ रही। थे ना कि आप अभी आपने बयान नहीं चेंज किया, अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि 9 मई के मामले पे आप चाहते हैं कि आप लोग क्लियर हो जाएं। तो हम तो चाह रहे हैं, अभी आपने जो तकरीर की है, हम चाह रहे हैं ना, सर, अभी जो आपने इतनी धुआंधार तकरीर अभी बैठ के कर दी है। बात सुने ना, आपको पता है कि आयुष क्या कर रहे हैं? मतलब आप क्लियर भी होना चाहते हैं, आप मामला को ठीक भी करना चाहते हैं, और साथ आप लोग इस तरह की धुआंधार बातें भी करते हैं। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स जो हैं वो कह रहे हैं कि हम पर दबाव, हम आपको गुनाहगार करेंगे। अदालतें क्या करेंगी? अदालतें कहाँ जाएंगी? आप इस प्रोसीजर के ऊपर भी आए ना, जो प्रोसीजर है गुनाहगार और बेगुनाह बात कर देते हैं ना, मसला आप लोग ये आप ये जो बात अभी बैठ के कर रहे हैं इसको साबित कर सकते हैं। किसको? ये जो बात अभी बैठ के कर रहे हैं आप साबित कर सकते हैं। कौन सी बात? आप लोग कोई भी बात करके चले जाते हैं, फलां ये कह रहे हैं, फलां वो कह रहे हैं, इस तरह ना करें डॉक्टर साहब, हम प्रूफ कर रहे हैं ना। मेरी बात सुने, मुझे ये बताएं, मेरी नहीं, मुझे बात करने देना, मुझे बताएं, मुझे FIR में डाल दिया गया, ठीक है जी, मुझे इंसाफ कौन देगा? आप मुझे बताएं, मुझे इंसाफ कौन देगा? मैं किससे मांगू इंसाफ? किसने देना है मुझे इंसाफ? अदालतों ने देना है। अदालतों ने ना, जब पुलिस ने गुनाहगार लिखकर भेजना है तो अदालतें क्या करेंगी? ये तो बहुत मायूसी फैला रहे हैं। ये मायूसी की क्या बात है? ये रियलिटी है, ये ग्राउंड रियलिटी है, आप इससे ओझल नहीं हो सकती। ग्राउंड रियलिटी है। आप मुज़ाकरात किससे चाहते हैं? आप मुज़ाकरात किससे चाहते हैं? हम यही चाहते थे कि जो बार बार कहा जा रहा था कि साने 9 मई के दहशतगर्द, साने 9 मई के, हम ये एस्टेब्लिशमेंट को चाह रहे थे कि जो गुनाहगार हैं उनको खुदारा गुनाहगार करें, जो बेगुनाह हैं उनको बेगुनाह करें। और ये बात उन्होंने कहा कि जी हम मुज़ाकरात नहीं चाहते, एक डेडलॉक पैदा, हमें हुकूमत से कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। अगर हुकूमत से हमें चीज़ नज़र आ रही होती तो हम ज़रूर ऑन करते। हमें पुलिस हम पर झूठे मुकदमात बनाकर अपने सियासी मकासद को ये लोग यूज़ करते रहे, हम किसके पास जाएंगे? हमारे लिए दरवाजे बंद हैं, चाहे वो पुलिस हो, चाहे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब हो, चाहे वफाक हो। हमने कहीं तो अपना सर पीटना था, हमने कहीं तो जाकर अपनी आवाज़ उठानी है। कहाँ उठाएं? ना पार्लियामेंट में सुने, ना अदालतों में हमें इंसाफ मिले, हम कहाँ जाएंगे? तो क्या आपने खुद को यहाँ तक खुद नहीं पहुँचाया? आपकी पार्टी ने कैसे पहुँचाया? ये सब कुछ जो आप करते रहे, नहीं, इसके बाद ऐसा कुछ नहीं हमने किया। आप, मैं तो कह रहा हूँ सिंपल सी बात है कि तमाम इलाकों की CCTV फुटेज सामने ले आए, आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। नहीं, लास्ट देखे ना डॉक्टर साहब को, माशाल्लाह आपने इतना टाइम दिया है। असल में ये इतना सिंपल बात नहीं है। वाली साहब आपको इतना टाइम दिया, एक्चुअली स्टूडियो में बैठे हैं ना, इसलिए नहीं, मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि जो 9 मई को जब वाक़या हुआ था तो उससे एक दिन पहले बानी PTI ने खुद अपनी एक वीडियो रिकॉर्ड करवाई, और जो उनकी धमकियाँ थी वो किसी पूरे पाकिस्तान से ढकी छुपी हुई नहीं है। फिर जब वो हाई कोर्ट में उनको पेश किया गया तो आपको पता है कि हाई कोर्ट के अंदर बैठकर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए एक वीडियो उनकी रिकॉर्ड हुई थी जिसमें उन्होंने धमकी लगाई थी कि अगर मेरे साथ ये होगा तो मैं रेड लाइन हूँ, फिर उसके बाद फिर पाकिस्तान के साथ ये होगा। इनके अपने लोग हैं, इनकी खवातीन हैं जिनकी वीडियो अगर खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, मतलब ये बातें किसने की हैं? इनके अपने लोग हैं जो वो वीडियो के ऊपर, ऑडियो के ऊपर जो है वो बाकायदा निशानदेही कर रहे हैं कि उकसा रहे हैं लोगों को कि आपने उधर जाना है, उधर जाना है, इकट्ठे हो। GHQ तक का नाम लिया गया, कायदे आजम हाउस का नाम लिया गया, कोर कमांडर हाउस का नाम लिया गया। और अब हाँ, मैं एक बात से इत्तेफाक करता हूँ कि अभी भी कुछ लोग वो हैं जो कि इन वाक़यात में क्लियरली मुलव्वस हैं, लेकिन उनकी अभी भी कहीं ना कहीं से सहूलतकारी हो जाती है और वो बाहर फिर रहे। मैं हैरान हूँ। अगर 9 मई के वाक़यात जो भी है, मैं ये नहीं कहता किसी बेगुनाह को सजा, जो भी इसके मुजरिम हैं वो अगर उनको सजा मिल जाए, और चलें जी, दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।